नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज है, उन न्यूजों से मैं आपको कुछ न्यूज से रूबरू कराता हूं। लेकिन एक खबर ऐसी, एक न्यूज ऐसी जिसने हड़कंप मचा दिया है पूरे प्रदेश में। देश में भी हड़कंप है, प्रदेश में भी हड़कंप है। वो ये कि हम और आपके घर में मिलने वाली वो कफ सिरप वाली दवाई जो हम बच्चों को पिलाते थे, बल कभी भी खांसी हो गई, सर्दी जुकाम में भी काम आती थी, लेकिन वही कफ सिरप अब सिरदर्द बन गई है, जानलेवा हो गई है। बच्चे परेशान, बच्चों के अभिभावक परेशान, बाल रोग विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं, प्रशासन छापेमारी कर रहा है, अलग अलग मेडिकल स्टोर में दवा को खोजा जा रहा है जो जहरीली बन चुकी है। कई दवाओं पर प्रतिबंध की खबर भी आ रही है। लेकिन ये कफ सिरप कब से और कैसे जहरीली बन गई हमारे बच्चों के लिए, ये जानने की मैं कोशिश करने के लिए आया हूं दगड़ियों। और जिनके साथ मैं बातचीत करने जा रहा हूं वो उन्हें आपके सामने लाता हूं। डॉक्टर अजीत गैरोला जी मेरे साथ हैं, पूर्व नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग, बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। और आज गैरोला जी, स्वागत आपका। लेकिन स्वागत भी ऐसे वक्त में जब एक कफ सिरप, मैंने तो कभी डॉक्टर कई मरतबा अपने बच्चों के लिए डॉक्टर तक की सलाह ले ली। मैंने कहा बच्चे को खांसी हो रही है, कफ सिरप दे दो ना। और आज मैं डर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा था। कई लोग हमारे घर गांव में, शहरों में भी खांसी जब बच्चों को होती है तो डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जाते, वो बोले कफ सिरप दे दो, और ये भी नहीं देखते कौन सी कंपनी की कफ सिरप है। लेकिन आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये कफ सिरप जो हमारे बच्चों के लिए परेशानी को दूर करने वाली होती थी, हमारे लिए परेशानी के सबब क्यों बन गई है? ये जहरीली कैसे हो गई है? पूरे देश भर में बच्चों की मौत हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में जाएंगे वहां पर भी हाहाकार। ऐसा क्यों सर? देखिए, आमतौर पर बच्चों की खांसी जुकाम एक शायद सबसे सामान्य सी बीमारी है, और इसके लिए लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अरे हल्की सी खांसी है, क्यों डॉक्टर के पास क्यों जाए। सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही लोग दवाई देना शुरू कर देते हैं। और जैसा आपने कहा कि खुद ही गए, अरे जुकाम की क्या दवाई लेनी, ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज मानी जाती है, तो अपने आप भी खा लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों जो घटना मध्य प्रदेश में भी, एसएमएस जयपुर में, उससे पूरे देश को हिला दिया। 14 बच्चों की मृत्यु हुई, और एक कोई तमिलनाडु की कंपनी थी कोई, जिसके एक कोल्ड्रिफ्ट नाम का सिरप बनाया गया था, उसी के पीने के बाद हुई। तो ये गंभीर चिंता का बात है, और एक सवाल खड़े करता है कि हम अपने चिकित्सा में किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। आज जब भी बात ऐसी आती है तो दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर होता है, लेकिन आज इसमें दोषारोपण की जरूरत नहीं है। इसमें आवश्यकता है कि एनालिसिस की जाए, इसके कारण पता किए जाए, और इस बात का ध्यान रखें कि आइंदा से इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। बच्चे बहुत कीमती हैं, सारे देश के बच्चे कीमती हैं। आज आप देखते हैं कि हर आदमी परिवार में बहुत कम बच्चे होते हैं, एक दो, और प्रीशियस चाइल्ड माना जाता है। तो बड़ी बात होती है कि बच्चे के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है तो पूरा समाज और सभी लोग हिल जाते हैं, जिससे करना चाहिए। तो ये एक गंभीर बात है। अब जब आमतौर पर कफ सिरप जो हम बाजार से लेते हैं, उसमें इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि खांसी को रोकते हैं, तो ये ब्रेन के लेवल पे काम करते हैं, और थोड़ा सा इनसे सिडेशन, यानी कि सुस्ती, आपने देखा होगा, आप भी कभी खांसी कि अगर 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच पी ले तो आप भी कहते हैं कि भाई नींद आ रही है, मैंने खांसी का सिरप पिया था। एविल की जैसे लोग, बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसमें फिनारामिन मैलेट होता है, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये कि ड्राउजीनेस हो जाती है, और खासकर अगर छोटे बच्चे में ये ओवरडोज हो जाए तो ये दिक्कत पैदा कर सकती है। तो शायद इसमें ये हुआ होगा कि दवाई का जो कंपोजिशन है वो ठीक से नहीं उसमें देखा गया, और शायद क्वालिटी कंट्रोल नहीं उसमें किया गया। जैसे कि अगर अभी एक बात आ रही है कि डाई इथिलीन ग्लाइकोल, इसमें 500% ज्यादा मिला है। सामान्य जो डोज बताई गई है ड्रग का फॉर्म, देखिए ड्रग जो चलती है वो एक फॉर्मुलेशन के आधार पर चलती है। जी सर। यहाँ भारत में हम लोग इंडियन फार्माकोपिया को मानते हैं, इंग्लैंड में लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया मानते हैं। जब हमने शुरुआत की थी डॉक्टरी की आज से 40 साल पहले, तो बहुत कुछ हम ब्रिटिश फार्माकोपिया में चल रहे थे, लेकिन आज इंडियन फार्माकोपिया में चल रहे हैं, वही कंपोजिशन है। और इस तरह के कॉम्बिनेशंस हम नहीं बना सकते
जो कि खतरनाक हो। आजकल सेफ्टी, किसी भी दवा का सेफ्टी, सुरक्षा मानक बहुत जरूरी है। और ये कहते हैं कि किसी दवा की इफेक्टिव डोज, यानी कि जो प्रभावकारी उसकी खुराक है, और नुकसानदायक खुराक, लीथल डोज, जो कि मृत्यु भी कर सकती है, उसमें अंतर होना चाहिए। अगर माना कि एक दवाई है कि अगर उसको हम 50 मिलीग्राम लेते हैं और अगर हम उसको 500 मिलीग्राम भी ले लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन एक दवाई ऐसी है जिसका कि अगर हम 50 मिलीग्राम लेते हैं और उसके बाद अगर 100 भी या 150 भी ले लेते हैं तो एकदम से रिस्क हो जाता है, तो उसका थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी कम होगा। तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो सेफ दवाइयाँ नहीं होती, तो उन्हें हमें ध्यान देना चाहिए कि दवाई में जो सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है जिसे हमें देखना पड़ेगा और क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। सर एक और तस्वीर मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे याद आता है कि जब त्योहार होते हैं ना, हमारे घर गांव में दीपावली आ रही है, तो वो फूड विभाग वाले, खाद्य विभाग वाले वो परचून की दुकानों को भी नहीं छोड़ते, मिठाइयों की दुकानों को नहीं छोड़ते, छापे पड़ते हैं कि भैया अभी मिलावट नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन मेडिकल के जितने भी शॉप्स हैं, जितने मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर मैंने कभी बड़े बल्क लेवल पर ऐसी जांच पड़ताल या इस तरह के मानकों को लेकर कोई बातचीत करते या कहीं पर छापा पड़ता नहीं देखा। अभी तो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बीते कुछ दिनों से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। जब हड़कंप मच गया तब जाकर स्वास्थ्य महकमे ने हमारे उत्तराखंड में भी कहा, देखिए आप अलग अलग मेडिकल स्टोर में जाइए, आप देखिए कहीं वो फलानी कंपनी वाली दवा तो नहीं है, वो तो नहीं है जिससे दिक्कत हो रही है। ये जो मॉनिटराइजेशन है, इसका मॉनिटर करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं सर अपने प्रदेश में, उत्तराखंड में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिस्टम में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है। जब दिक्कत होगी तभी हम कार्य करेंगे, जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तभी हम छापे पड़ते हैं। दिवाली पे क्यों छापे पड़ने चाहिए मिठाई के लिए? क्या अगर दिवाली के किसी और दिन अगर हम दूषित मिठाई खा रहे हैं तो क्या उससे बीमार नहीं पड़ेंगे? निश्चित रूप से। इसी तरह से दवाइयों के बारे में आज आप कब सिरप की बात कर रहे हैं, लेकिन कब सिरप के अलावा बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो कि क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से नहीं काम करती। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, चलनी चाहिए हर समय। और जो भी लोग इसके लिए सरकार ने रखे हैं या जो भी लोग इसके लिए हैं, वो नियमित रूप से अगर चेकिंग करते रहें, देखते रहें, तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होगी। इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होता है। जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है, ये कहते हैं ना कि जब आग लग जाए तभी हम याद आती है कि पानी भी होना था इसमें बुझाने के लिए, घर में पानी भी तो नहीं है। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट है, पहले हम कोई ये नहीं सोचते कि कभी ये चीज हो सकती है। ये चीज हर तरह में होती है, चाहे आपदा में हो, चाहे वो किसी तरह की दुर्घटना में हो, चाहे कोई रोजमर्रा की जिंदगी में हो। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट के सिस्टम को छोड़ के हमें एक रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी को मैं जब सवालों के दायरे में लाना चाहता हूं, मैं इसलिए सर ये जानना चाहता हूं आपके जरिए, आप मेडिकल के ज्यादा जानकार हैं, बस मैं तो एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं जो आम लोगों के दिल में आते हैं, मेरे भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी ये दवाइयां बनाने वाले लोग हैं, इनकी भरमार हो गई है, औने पौने दामों पर लाइसेंस दे देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद दवाई की गुणवत्ता क्या है उसकी जांच परख ना करना। देखिए पहले दौर में जब आपने शुरू किया होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बल्क में कंपनियां हुआ करती होंगी। कुछ हाँ, ये कंपनियां जो निश्चित रूप से, हाँ, जिनको आज भी हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं कि भैया फलानी वाली कंपनी, यानी कि वो कंपनी आज से बहुत साल पुरानी है। आज ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जिनका नाम भी लोगों को पता नहीं है। इसका कारण ये भी है कि कंपटीशन में हम लोग अलग अलग डोज बढ़ा दे रहे हैं, या जो आप बता रहे हैं कि एक पैमाना होता है, उस पैमाने से भी ऊपर चीजें हो रही हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब हमने डॉक्टरी शुरू की तो मुश्किल से 8 या 10 कंपनियां होती थी जो कि हाई क्वालिटी कंट्रोल रखती थी और मल्टीनेशनल करीब करीब होती थी, और जो भी वो दवाई देते थे उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती थी। अगर किसी दवाई में लिखा हुआ है कि इसमें 100 मिलीग्राम है तो 100 मिलीग्राम ही होता था। अब ये नहीं है कि अब आजकल क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 मिलीग्राम लिखा है तो 75 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो फिर दवाई की इफिकेसी और इन सारी चीज़ों में जब दवाई इफेक्टिव नहीं होती तो डॉक्टर पकड़ा जाता है। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं हुआ। ये कॉमन, अगर आप किसी से पूछेंगे भी क्या हुआ, कि डॉक्टर ने दवाई दी थी, डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर के कसूर तो नहीं है उसमें तो क्वालिटी कंट्रोल करना तो फार्मा का काम था। तो वही चीज इसमें हुई। अब आप बहुत जैसे कहना चाहिए कि आप सही कह रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ हो गई है फार्मा इंडस्ट्री में, और हम भी खुश होते हैं
कितना अच्छा हिंदुस्तान हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रगति के साथ साथ हमें क्वालिटी कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। पिछले दिनों भी एक किसी कप सिरप के बारे में हुआ था, और वो फॉरेन गया था यहाँ से, और हाँ। विदेश में, हाँ भी, हाँ उसमें भी इसमें दिक्कत आई मैं थी। वही सवाल करने वाला था आपसे कि मैं तो कह रहा हूँ कि हम भारत में हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इमेज है वो इतनी डाउन होती जा रही है कि दुनिया हाँ वाले हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग ना। तो फिर हमने हाँ फिर हाँ दवा बना दी, ये बना दी, हाँ वो बना दी, हाँ, कब से दिक्कतें हो गई दुनिया को जी हाँ और जी हाँ, हिंदुस्तान को। बिल्कुल। अब ये देखिए कि कई बार आप अगर ये हमारे लोग जाएं तो दवाई की कंपनी एक छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, एक सीलन वाली जगह में, जहाँ पे कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे कोई एसेप्सिस नहीं है, जहाँ पे कोई टेम्परेचर मेंटेन, और दवाई में लिखा होता है कि दिस इज टू बी केप्ट इन ए प्रॉपर टेम्परेचर, अवे अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन जहाँ बनती है क्या वहाँ पे ये चीजें होती है? ये भी शायद देखा जाना चाहिए। तो ये फार्मा कंपनी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन जो उसका कंट्रोल कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस संबंध में। काफी उनको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लाइफ सेविंग चीजें हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो ये जीवन दे भी सकती है और जीवन ले भी सकती है। तो ये तो अगर हम किसी को एक ऐसी दवाई देते हैं तो अगर जिससे उसके जीवन का खतरा हो जाए तो ये तो अपराध की श्रेणी में आना है। तो हमें कम से कम जो एंटीबायोटिक्स हैं, बच्चों की दवाइयाँ हैं, कोई टॉनिक में कोई करता हो तो शायद हमें इतना शायद वो ना हो, क्योंकि टॉनिक से ठीक है बहुत तंदुरुस्त नहीं होगा, वो आदमी थोड़ा सा कम तंदुरुस्त होगा। लेकिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, इस तरह के जो सिरप्स हैं, अभी आप जो मुझे दिखा रहे हो नोबेल कोल्ड, ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि हर कोई जो है ये फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफिनारामिन मैलिएट, सोडियम साइट्रेट, ये सिनारेस्ट चीज़ें दे रहा है साथ साथ कम्बिनेशन। और कम वाकई में वैसे आजकल मॉडर्न फार्माकोपिया में ये है कि कम्बिनेशन पिल नहीं दी जाती। कम्बिनेशन देने में क्या है कि वो एक कुछ हम किसी को दे रहे हैं, हम बुखार के लिए दे रहे हैं पैरासीटामोल, और हम साथ में दे रहे हैं उसको जो है खांसी के लिए सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन दे रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ये बन गया है तो उसमें फिनाइलेफ्रिन भी है, उसमें मेंथोल भी है, तो बहुत सारी चीजें उसमें आ गई। तो वो न चाहते हुए भी वो चीजें आ जाती है, जो कि दो तरह के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। एक तो प्रिस्क्रिप्शन वो है जिसे हम कहते हैं टेलर मेड। टेलर मेड मतलब डॉक्टर बताता है कि इसमें इतना पैरास्टामोल होना चाहिए, इतना लिवोसेट्रिजिन होना चाहिए, इतनी ये चीज होनी चाहिए, और ये जो चीजें हैं ये रेडीमेड है, ये बना बना दे दिया, अब लो इसको ले लो आप। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये दिक्कत बहुत इससे हो रहा है, और ये शायद एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि अलग अलग ही होना चाहिए। आजकल जो जेनरिक का है आपने देखा होगा, तो इसमें अलग अलग दवाइयाँ मिलती है, कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है इसमें, तो ज़्यादा इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत सारे नॉर्म्स को, बहुत सारी चीज़ों को पालन नहीं कर रहे। जी। उत्तराखंड के नजरिए से अगर मैं जानना चाहूँ गरुड़ा जी कि हम लोग ना एक्सपोर्टर भी हैं, हम हाँ, एक हब हैं, अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बन और गया। उसके बारे में हमारी एक अलग इमेज है उत्तराखंड की, और हाँ, हम लोग बिल्कुल बड़ी काम बिल्कुल। कर रहे हैं। और ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो थोड़ा-सा और हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा हाँ, लगता है, आपके ज़रिए मैं जानना चाहूँगा जो मानक है, जो कानून है, उन हाँ, कानूनों से क्या हम संतुष्ट हैं कि कहीं पर कोई ऐसी घटना घट रही है, तो उसमें बस हाँ। जो कार्रवाई हो रही है वो काफ़ी है, या फिर कुछ सख्ती होनी चाहिए? आपने कहा नहीं बच्चे की तो हर हाँ, कोई कीमती है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो लापरवाही हो रही है वो सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी चिंता की बात है। जब हमने डॉक्टरी शुरू की थी आज से 40 साल पहले, तब ड्रग सब अलग से कोई विभाग नहीं था। अब ड्रग का अलग से विभाग है, ड्रग कंट्रोलर हैं उसके, और हर जिले में उनके ड्रग ऑफिसर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। वो एक ही सोच सकता है देहरादून में भी हों, 2-3 लोग यहाँ भी हैं, तो सब जगह ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, हर जिले में होते हैं। तो उनका दायित्व बनता है कि वो जाके नियमित रूप से चेक करें और इस तरह की घटनाओं को फिर वो कोई भी दवाई, हम गवर्नमेंट में भी कोई दवाई आती है तो उसका हम सैंपलिंग कराते हैं, लेकिन प्राइवेट में जो दवाई जा रही है उसकी सैंपलिंग का कोई प्राविधान नहीं है। सैंपलिंग कौन कराएगा? वो तो नहीं कराएगा जो खरीद रहा है, वो तो चने मूंगफली की तरह से खरीद रहा है उसको, वो तो एज ए प्रोडक्ट ले रहा है और बेच रहा है, वो तो प्रॉफिट के लिए ले रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है किसी की। तो सीधे सीधे कानून इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगर दवाई में किस तरह की वो मिलावट होती है, कुछ होती, तो सजा का भी प्राविधान होना चाहिए। इतना ना हो कि आदमी थोड़ा सा हल्की फुल्की सजा से हो जाए, क्योंकि जिसने बच्चा खोया है वो जानता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है।
जी। तो ये चीज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्ट फॉलो है, नॉर्म्स को फॉलो करना है, और क्वालिटी कंट्रोल है, स्टोरेज ठीक से रखना चाहिए, फार्मा में ठीक से वो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं। अभी सिरप में ही मैं आपको बताऊं क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सिरप में लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, लिखा होता है अक्सर, क्योंकि वो सस्पेंशन के फॉर्म में, कोई गोली को किसी बेस में वो दे देते हैं ताकि बच्चा ले सके उस सिरप को। अब जब आपने इसको दिया शेक वेल उसको कहा, और हो सकता है आपने शेक नहीं किया, अब जो शेक वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो, जब आप ऊपर का सिरप दे रहे हैं बच्चे को, तो ऊपर का सिरप तो डाइल्यूटेड है, उसमें दवाई तो है ही नहीं, और जो नीचे का सिरप बच गया आधा सिरप, उसमें दवाई का कंसंट्रेशन दुगना चौगुना 6 गुना हो गया, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो दूसरी बात, इसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। अगर आप देखते हैं कि कोई दवाई जिसमें कि किसी तरह का प्रिसिपिटेट, कोई जिसे कहते हैं कि वो जम रही है दवाई, उसको न लें, उसमें किसी तरह की कोई महक आती है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, अगर वो जो उसकी ढक्कन है ठीक से नहीं है, बंद है, फंगस आ गया उसमें, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी सब कुछ। तो यूज करने से पहले कंज्यूमर को भी अवेयर होना पड़ेगा कि वो देखे कि दवाई सही कंडीशन में है कि नहीं, साथ ही उसकी डेट ठीक है कि नहीं, ये भी देखेगा वो। तो ये बहुत जरूरी है चीज। सवाल मेरा अपना है, मेरे घर में भी दवाइयाँ रहती हैं, हालांकि हमारी वाइफ काफी इस मामले में सतर्क रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट ना सर अभी और है, कोई कफ हाँ सिरप है या कोई पैरासिटामोल है या कोई बुखार की दवा, हाँ बट यूज उसका नहीं हुआ है लंबे समय तक, हाँ हाँ और वो अच्छी तरीके से संभाल कर रखी गई है, हाँ हाँ। और सील खुलने के बाद, पिलाने के बाद क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, कितने समय तक नहीं यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं, अगर आपने खोल दिया दवाई को एक बार, हाँ, तो उसको कंज्यूम हो जाना चाहिए। माना बच्चे के आपने कोई पैरासिटामोल या कोई चीज ली, क्योंकि हाँ, एक बार उसका जो एसेप्टिक प्रिकॉशंस में जो बनती है, और जो उसमें बैक्टीरिया या कोई जो उसमें नहीं आ सकते, फंगस भी आ जाता है कई बार, तो अगर एक बार दवाई खुल गई है तो कभी भी दोबारा यूज ना करें। खासकर जैसे एंटीबायोटिक है जो रिकंस्टिट्यूट करते हैं बच्चों के, हम लोग बनाते हैं पानी डाल के, तो अगर वो कंज्यूम नहीं होता उसको थ्रो करना चाहिए, फिर उसको फेंकना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ये नहीं है कि पैरासिटामोल ली थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले खोल दी है, जब भी बुखार आया 2 चम्मच ले ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी एक खतरनाक प्रैक्टिस है। इसको क्या हम कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन, है ना, अपना अपना डॉक्टर खुद ही बनेंगे, अपना पता है, अच्छा ठीक है मेरे बच्चे को खांसी भी थी, मैंने दी, तुम भी दे दो, मुझे बुखार बात तो मैंने भी ये किया। घर घर में इस तरह के डॉक्टर बहुत सारे हाँ हैं हाँ पत्नियां तो सबकी डॉक्टर बनी है, वो तो आप देख लीजिएगा, घरेलू नुस्खे नुस्खे भी हैं और मेडिकली ट्रीटमेंट भी हुआ है, वो सही बकायदा सही। हाँ ये दवा वो वाली नहीं है, ये वाली चाहिए थी, जबकि हाँ मैडम हाँ, मैं एक कई बार सवाल, हमें हाँ, कई मरीज कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने कहा कि ये दवाई ठीक नहीं है, ये वही खानी वही चाहिए। तो पड़ोसी भी डॉक्टर है आपके, सभी डॉक्टर है यहाँ तो। हाँ, लेकिन ये इस कफ सिरप के मामले में मैं आपने शायद आपने देखा होगा, इस पूरे इसको फॉलो किया होगा, मैं तो कुछ नाम भी नहीं ले पाता ऐसी दवाइयों के, हाँ और हाँ ऐसी कंपनियों के नाम ही ऐसे होते हैं तगड़े ढंग से उसमें। हाँ हाँ लेकिन मैं जो नोट कर पाया हूँ, जो ये कंपनियां हैं, इसमें एक अभी हाल में भी उत्तराखंड में कुछ कफ सिरप पे बैन भी लगा है, आपको जानकारी हाँ होगी, हाँ हाँ। वो गुजरात से शायद बिलोंग करती है, कुछ कंपनियां हैं वो जो साउथ से बिलोंग करती हैं। अब तमिलनाडु की कंपनी थी वो, और हाँ बेच रही थी वो जो है वहाँ पे एमपी में, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में हो रही थी। वहाँ पता चला वहाँ उसकी मॉनिटरिंग कितनी हुई, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसका भी शायद देखना जाना चाहिए कि ऐसा मेरा ना हो कि कहीं भी बन जाए, कहीं भी बिक जाए, इस तरह से ना सवाल हो। ये था कि जब मेरा उत्तराखंड इस मामले में सक्षम है, हम दवाइयाँ और अपनी कंपनियां चला रहे हैं, हम्म, हमारे लोग बना रहे हैं, हमारे ही हाँ बच्चे उसमें फार्मेसी करके सब जुड़े हुए हैं, हाँ तो हाँ अब केरला से दवाई लाने का क्या मतलब है? गुजरात हाँ, से वही। दवाई लाने का क्या मतलब हाँ, हाँ। शायद है? इसका गवर्नमेंट सिस्टम में तो लॉजिक वो समझ आएगा चलता है कि हाँ, वो चीपर रेट्स पे जो कोटेशन आते हैं ना, शायद हाँ, इसमें आ जाता है। लेकिन होना ही चाहिए कि अपने ही स्टेट के लोगों को, ताकि आप क्वालिटी कंट्रोल भी, अगर माना हमें कोई दवाई है भी, तो हमारे ड्रग कंट्रोलर कम से कम जाके उसकी कंपनी तो देख के आए। अब पता चला ड्रग कंट्रोलर जाके तमिलनाडु जा रहे हैं देखने के लिए, कितनी हाँ, उनको दिक्कत हो रही है। अब टेम्परेचर का भी मसला है ना, अब साउथ का टेम्परेचर अलग है, उत्तराखंड का हाँ अलग है, हाँ हाँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल। का अलग है, गुजरात का अलग है। जी अब हाँ दवाई मेरे को लगता है कि मतलब जिस टेम्परेचर की बात की जाती है, जिस मानकों की बात की जाती है, अगर वो हाँ एक्सपोर्ट या आ रही है, जा रही है, तो हाँ उसमें भी एक बहुत वो- दूरी हाँ, और बहुत टेम्परेचर मैटर ड्यूरिंग करता ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी दिक्कत होती है। है।
कोई मेंटेन नहीं होता टेम्परेचर, वो डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर हो जाता है, कहीं पे मॉइस्चर भी आ सकती है, तो वो भी एक अपने आप में एक बात है। तो डॉक्टर साहब अभी अभी मौसम चेंज हो रहा है। मैं देख रहा था वो ऊपर अपने पहाड़ी इलाकों में हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ वाले इलाके, चमोली जिले के ऊपरी इलाकों बर्फबारी हाँ, हो गई, लोग कुछ नज़र आ रहा है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप तो खुद ओपीडी में बता रहे थे अभी थे, तो बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, हाँ, तो मरीज भी काफ़ी आ रहे होंगे, बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे। ऐसे में हाँ, इस कफ सिरप को लेकर क्या करें माता-पिता, किस तरीके से काम किया जाए? नहीं इससे आप लोग तो सलाह दे देखो, रहे हैं, बता हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन फिर देखिए भी इसमें तो सब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो NIEPVT है हमारा, जो हुँ, जिसमें कि ब्लाइंड बच्चे रहते हैं, जिसको कि ब्लाइंड स्कूल कहते हैं लोग यहाँ पे, हाँ, दृष्टि बाधित जो है राजपुर रोड में, उसमें रोज शाम को जाता हूँ। जब आप मेरी बात हुई थी उस समय वही अच्छा, बच्चों को ही देख रहा था, ब्लाइंड बच्चों को ही। और ये H3N2 वायरस जो आया हिंदुस्तान में, हाँ, इस समय 50% लोगों को खांसी जुकाम की शिकायतें हुई है, हर घर में बुखार आया। ये वायरल बहुत ज़्यादा था, और इसमें बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन हमारे बच्चे 2-2 हफ्ते तक खांसी करते रहे। तो फिर उसी क्या करते हैं, उसमें खांसी सिरप तो पीते हैं। तो हुँ, लेकिन उसमें ये देखा जाना चाहिए कि हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है कि जो जैसे सरकार कहती है कि बहुत छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे ड्राउजी हो जाते हैं। अगर बच्चा ड्राउजी है, ज़्यादा सो गया, उसे ठीक से वो जो है अगर उसको फीड करते हैं तो हो सकता है उसको दिक्कत हो जाए या ओवरडोज हो जाए। तो वो बच्चों को 2 साल से, अब तो खैर आज तो कह रहे हैं कि 5 साल से नीचे बच्चों को मत दो, लेकिन वाकई में बच्चों में ओवरडोज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। फिर आप कहते हैं कि जो है आधा चम्मच देना है, 1 चम्मच देना है, क्योंकि जो बच्चों का डॉक्टर है वो डोज के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है, लेकिन आप जो घर में देते हैं वो अपने अंदाज से देते हैं, चलो ठीक आधा चम्मच पिला देते हैं, 1 चम्मच पिला देते हैं, तो वो दिक्कत हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना हो। जब आपको खांसी जुकाम को बहुत मामूली बीमारी ना समझे, जब भी आपको तकलीफ होती है आप नज़दीक के अस्पताल में जाएं, वो आपको सेफ मेडिसिन देंगे। जैसे हम आजकल बच्चों को हमने यहाँ पे लिवोसेट्रिजिन दे रहे हैं और साथ में पैरास्टामोल दे रहे हैं, तो दोनों सेफ हैं। उससे ज़्यादा ड्राउजीनेस भी नहीं होती, बुखार भी उतर जाता है, तो बच्चा तो ठीक हो जाता है उसमें। तो हमारे तो यहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा बच्चे हैं छोटे, और हम इस पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा रहे कि कॉन्शस रहे कि बच्चों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हम बच्चों को अभी हमने जो दशहरे की छुट्टी थी वो एक हुँ, हफ्ते पहले ही करवा दी क्योंकि यहाँ बच्चों को रखना नहीं चाहते थे इसमें, क्योंकि हुँ। सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, एक कमरे में 3-4 बच्चे रहते हैं, एक को हो जाए तो तीनों को भी हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी बहुत थी इसमें। तो ये लेकिन कोविड के साथ अगर कंपेयर करें तो ये वायरस इतना मारक नहीं था, ना तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और न इसमें मॉर्टलिटी हुई, लेकिन हाँ कष्ट बहुत हुआ। और हाँ, वो शायद इसी का परिणाम है कि बहुत ज्यादा पैनिक सा हो गए लोग। तो मैं तो सोच रहा था कि दोहरी मार, दोहरी तरीके से लोगों को दिक्कतें हो हाँ, रही हैं। मैं हाँ, भी जब जी खबर हाँ, जी देखी तो हालाँकि नोएडा में हूँ, दिल्ली में इधर हाँ, रहता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? और ये भी कहा गया कि ये फैल भी रहा है। हाँ, मतलब हाँ, अब ज़्यादा हाँ, वायरल है तो फैलेगा ही वो। लेकिन कोरोना जैसी स्थिति हो गई, ठीक होने में दसियों दिन लग जा रहे हैं। हाँ, हाँ, उसमें चिंता थी। दूसरा एक कफ सिरप वाली दिक्कत आ गई, मैं कफ सिरप ही नहीं पिला पा रहे थे, तो आदमी हाँ, डॉक्टर लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ, इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो कंपनियां बैन हुई हैं, अब कितनी कंपनियां ऐसी होंगी सर जो हम लोग उत्तराखंड वाले जो बाहर से दवाइयां ला रहे होंगे, कितने स्टेट से आ रही होंगी, कितनी कंपनियों से आ रही होंगी, कोई आंकड़ा कहीं कोई रखता होगा, एफडीए और कोई रखता होगा हाँ, इसका? ये जो ड्रग ड्रग डिपार्टमेंट है उनके हम्म, पास होते होंगे इस बात के कि कितना हम लोग आते हैं, कितनी दवाइयाँ आती हैं, क्योंकि ये जो हमारे फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं दे मेंटेन ए स्टॉक बुक। तो हम्म, स्टॉक बुक तो मेंटेन करते ही हैं, कितनी दवाई आई, कितना बिका, तो आंकड़ा तो इसका हो ही सकता है। लेकिन हाँ, अब ये कफ सिरप के बारे में तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये और अभी आप सोचें कफ सिरप के अलावा और भी एंटीबायोटिक्स के बारे में भी सतर्क, ये हाँ, बात नहीं इस बार अब कफ सिरप में आप हो गया तो हम शोर मचा लें कफ सिरप का, कुछ दिन बाद अगर कोई और दवाई में प्रॉब्लम होती है फिर हम उसका ही शोर मचाना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ ये देखना चाहिए कि एक सतत प्रक्रिया हो, हर समय मॉनिटरिंग हो, एक क्वालिटी कंट्रोल हो, और लोग जो भी इसमें लिखा होता है, कई बार दवाई में आपने पढ़ा होगा, बिना चिकित्सक के परामर्श के न लें, आपने लिखा होगा, कई जगह लिखा होता है ना, तो लिखा होता है। अवेयरनेस की जाए। हाँ, लेकिन वही बात है कि चिकित्सक तो सभी है यहाँ पर।
नहीं, अब हमारे लिए तो अब कहीं पर कई बार ऐसा होता है लोगों के बीच में, अब परिस्थितियाँ जब होती है ना सर कि रात को कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई अगर क्लिनिक खुला है, कोई मेडिकल स्टोर खुला है, ये सोचते हैं कि फार्मासिस्ट ही हैं जो लोग वो कर रहे हैं, दवाइयों की जानकारी नहीं है। वो ले लेते हैं, लेकिन अब नहीं लेनी चाहिए, ये तो साफ हो गया। मैं तो बता रहा हूँ कि आप बिना बिना परामर्श के मत लें दवाइयाँ। इन सब से इतर एक जाँच वाली बात भी आती है, जैसे कोई टेस्ट होता है, दवाइयों का तो मुझे लगता है कि जल्दी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती होगी सर, क्योंकि जैसे और ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तुरंत 2 दिन में, 1 दिन में या 14 दिन में आ जाती है। ये खाद्य वाले में तो दिक्कत हो जाती है कि दिवाली निकल जाती है, पता नहीं तो पता नहीं चलता रिपोर्ट का। ये टेस्टिंग वाली प्रोसेस क्या है उत्तराखंड में? कहाँ, कैसे, लैब कैसे और कितने दिनों में टेस्ट होके पता चल जाता है कि ये नहीं, ये दवाई नहीं खानी है, ये दिक्कत कर रही है? इसकी टेस्टिंग लैब तो है यहाँ पे उत्तराखंड में, शायद रुड़की में है टेस्टिंग लैब, और शायद एक वहाँ पे है उधम सिंह नगर में। हाँ, कुमाऊँ में, हाँ। तो हाँ, 2 है यहाँ पे लैब। तो होता जाँच तो होती है इसकी, और ये डिपेंड करता है कि वो कितना उनके पास वर्क लोड है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर तो जाँच आ ही जाती है, क्योंकि हम लोग भी भेजते थे उस समय, तो 1 हफ्ते के अंदर जाँच हो जाती थी। मतलब 1 हफ्ते तक उस दवाई के 1 बारे में हफ्ता 10 दिन में आ जाती है। हाँ, पता लग जाता है कि दवाई में प्रॉब्लम है, ये पता लग जाता है। ठीक, आगे मॉनिटरिंग और ये टेस्टिंग वगैरह जो हम छापेमारी देख रहे हैं, ये बार-बार होनी चाहिए, ऐसी एक्सपायरी दवाई, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। व्यवसाय से जुड़ा मसला है ना सर। व्यवसाय से जुड़ गया मसला तो फिर कोई भी आपका मेडिकल स्टोर वाला या कंपनी वाला नुकसान क्यों झेलेगा? वो तो चाहेगा कि निकल ही जाएगा, माल उनका निकल ही जाए जैसे-तैसे ना। ये वाली कार्रवाई जो हम देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, दूसरी बात ये है इसमें कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हर मेडिकल स्टोर में एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैठा हो। अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर में इस तरह से चल रहा है कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट वहाँ है ही नहीं, वहाँ कोई भी बैठ जाता है और दवाई, जो भी सामान्य अंग्रेजी पढ़ने वाला आदमी है, वहाँ ये चाहिए सिनारेस्ट, ये लीजिए सिनारेस्ट, पढ़ा और दे दिया उसने। लेकिन शायद दवाई को एक कॉमन कमोडिटी की तरह से व्यापार नहीं किया जा सकता। ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। कहते हैं ना कि दवा आप ये सोचे कि मैं, जैसे हम राशन परचून की दुकान है, उस तरह से दवाई की दुकान नहीं चला सकते हम। तो ये हाईली टेक्निकल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, और साथ साथ कई बार अगर डोज गलत बता दी, कई बार फार्मासिस्ट से पूछ लेते हैं कितने चम्मच पिलाओ, माना उसने 1 की जगह 2 पिला दिया, तो दिक्कत होगी इससे, क्योंकि डॉक्टर तो जानता है ना कि आपको कितनी पीनी है, क्या पीनी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे लोग अगर मार्गदर्शन देते रहें और वरिष्ठ लोग बताते रहें, तो मेरे को लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सरकार के जितने सिस्टम के लोग हैं, एफडीए वाले, स्वास्थ्य विभाग वाले, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले जो जुड़े हुए हैं, वो आप जैसे लोगों को ना थोड़ा-सा सख्त रहना चाहिए सर। बार-बार हाँ, कभी नहीं हम तो ये क्यों नहीं कर रहे आप ना? क्योंकि आप लोग बिल्कुल। एक जर्नी देखिए, एक जर्नी पूरी तय कर दी है, वो उसके बाद अगर आप लोग अपने व्यूज़ देते हैं या आप अलर्ट करते हैं, तो उस पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक़्त दिया। हाँ, अभी भी मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ और हाँ, उपचार तो करता रहता हूँ। इसीलिए अभी मैं भी चाहता मैं हूँ कि आप जैसे लोग आते रहें और हाँ, मार्गदर्शन करते रहें, बताते रहें, अलर्ट करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग नहीं जानते किस तरीके से है, हाँ। कोई ना घर-घर में डॉक्टर बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ जुड़ने के आपका लिए। धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत समस्या पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया। थैंक यू सर। आखिर में मैसेज यही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, और खुद ही अपने डॉक्टर न बने, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही कार्य करें। दवा को बहुत सुरक्षित तरीके से लें, इससे आपके और आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। आप पूर्ण निदेशक स्वास्थ्य विभाग गैरोला जी, बहुत सारी चिंताएँ उनकी भी हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। जब जॉब शुरू की तब क्या स्थिति थी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ की, कितनी गिनी-चुनी उँगलियों में कंपनी, आज ये प्रतिस्पर्धा की दौर में, कॉम्पिटिशन की दौर में औने-पौने दामों पे लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद कंपनियाँ दवाइयाँ बनाती हैं। कफ सिरप जैसी दवाई, मामूली दवाई जो आम तौर पर हम लोगों के घर में यूँ ही मिलती है, उसमें वो ज़हर बन जाती है बच्चों की। चिंता का विषय है, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। डॉक्टर साहब की सलाह आप देखिएगा वीडियो को और समझिएगा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और इसको शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुँचाइएगा, जिससे लोगों में जागरूकता आए और अपने आप ही वो डॉक्टर ना बने, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।